सब लोग बढ़िया है। आज जो है एक ऐसा कॉमन टॉपिक ले लिया है जो दोनों में बहुत ही कम पूछा भी जाता है, लेकिन इसको पढ़ लेना होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। इसको बोल रहे हैं प्रिज्म। प्रिज्म एक तरह का 3 रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में मटेरियल भर दिया, वैसा है, झोपड़ी टाइप का हो गया है ना, ऐसे। ऐसे तो इसके बीच में मटेरियल भर दिया है, यानी कि ये मीडियम का एक ट्रायंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसमें जैसे वैसे तो 3 सरफेस है, लेकिन इमीडिएटली पहले 2 सरफेस जो हमारे काम के आएंगे उन्हीं पर फोकस करना है। जैसे लाइट रे हमने पहले इस सरफेस पे इंसिडेंट किया, 1 मिनट, लाइट रे पहले इस सरफेस पे इंसिडेंट किया और इस सरफेस के साथ एंगल आई पे लाइट रे इंसिडेंट हो गया। फिर ये रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट रे अंदर गया, तो अंदर का इधर का एंगल R1 है, ये एंगल R2 है। इधर से लाइट रे बाहर आ गया, इसको E बोल दिया। तो ये एंगल को थोड़ा पहचानना है कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और फर्स्ट सरफेस के बाद जब अंदर घुस गया लाइट रे तो उसका एंगल R1 है, फिर R2 है, फिर E है। ये 4 एंगल पहचानने। ये जो 2 सरफेस पहले पहले में रिफ्रैक्शन में काम आ रहे हैं, उनके बीच का एंगल A है। तो A को बोल रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यही प्रिज्म की पहचान होगी। हर प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म जरूर दिया रहेगा। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको यही ढूंढना होगा कि जो प्रिज्म है उसका कोई एंगल दिया है कि नहीं। तो एंगल में हमेशा यही वाला एंगल होगा जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में आ रहा हो। अगर ये दोनों सरफेस में ऐसे लाइट रे इंसिडेंट हो और इधर इधर से निकलता हो, तो हम इधर वाले एंगल को A बोल देंगे। तो कोई भी एंगल A हो सकता है। ठीक है, तो एक बार ये प्रिज्म आप बना लीजिए और इस प्रिज्म में ये एंगल ऑफ प्रिज्म तभी लिखना जब 2 सरफेस पे रिफ्रैक्शन आपको दिखने लगे, यानी कि तीनों एंगल में कोई भी एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। और ये भी बहुत सिंपल है। एंगल ऑफ प्रिज्म A इज एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब वो जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो वही दोनों से पहला रिफ्रैक्शन होना चाहिए। मान लीजिए यहां से लाइट रे टकरा के TIR भी हो जाए तो भी इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। फर्स्ट 2 सरफेसेस इन्वॉल्वड इन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लिखते चलना, डायग्राम बनाते चलना, बहुत सिंपल है, फास्ट स्पीड से हो जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंगल ऑफ डेविएशन। अभी फिर से यही बात बताता हूं। आपने पुराना अगर डायग्राम बना लिया तो उसमें I, R1, R2 और A और E, ये 4 एंगल जरा फिर से लिख लो। मतलब अगर लिख लिया है तो दोबारा मत बनाना। R2 और E और इस एंगल का वैल्यू A है। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है लाइट रे जिस डायरेक्शन में हमने ओरिजिनली भेजा था और जिस डायरेक्शन में फाइनली निकल के गया, उन दोनों डायरेक्शंस के बीच में एक एंगल आपको दिखेगा, वो एंगल ऑफ डेविएशन है। जिस लाइट रे को हमने इंसिडेंट किया था वो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन हो गया और जिसमें इमर्जेंट हुआ वो इनिशियल इंसिडेंट रे से जितने एंगल पे गया उसको ही बोल रहे हैं इमर्जेंट रे। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, यहां पे हम लोग एक रिलेशन बना रहे हैं।
इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये एंगल ए है, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसके बीच में एक एंगल R1 आया, एक एंगल R2 आया, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो एक तो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में अगर दो एंगल परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल नॉर्मल हो तो इन दोनों का सम तो 90 90 मिला के 180 हो जाएगा। इसका मतलब है थीटा और ए मिला के थीटा प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। एक दूसरा, इस ट्राइंगल में एक एंगल R1 है, दूसरा एंगल R2 है, तीसरा एंगल थीटा है, तो थीटा प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए ट्राइंगल के लिए। तो हम लोग कंपैरिजन से लिख सकते हैं A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया जिसको इस प्रिज्म की कहानी में हमेशा याद रखना है। सर ये वाला पार्ट आप कैसे किए? ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। तो इसमें से 290 हो गए तो कितना कम हो गया? 180। तो ये दोनों का सम कितना होगा? अच्छा, ये सब समझ गए। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा का सम 180 होगा, लेकिन थीटा प्लस ए भी 180 है, तो ए का वैल्यू R1 प्लस R2। समझ गए क्या? देखो, यस सर, समझ गए। एक रिजल्ट ये हो गया। ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है, हर प्रिज्म के सवाल में ये रिजल्ट कभी ना कभी यूज हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट है कि एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो पहला डेविएशन में I माइनस R1 है और दूसरा डेविएशन में E माइनस R2 है, तो टोटल डेविएशन हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। R1 R2 के एक साथ ले रहे हैं तो डेविएशन का वैल्यू हो जाएगा I प्लस E माइनस A। इसको ही बोल रहे एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट है। तो एक रिजल्ट हमको याद रखना है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी अंदर जो दो एंगल बनेंगे वो देखिए इस लाइट रे के नीचे नीचे ही एंगल है। एक आध केस में ज्योमेट्री थोड़ा बदलती है, वो जब अभी पढ़ेंगे तो आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं 99% ऑफ द डायग्राम ऐसे ही बनेंगे और सभी में लाइट रे ऐसे बेस की तरफ से आएगी और बेस की तरफ ही मुड़ जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि लाइट रे इस वर्टेक्स की तरफ से आए और वर्टेक्स की तरफ या कहीं और डायरेक्शन में मुड़ जाए, तो उस केस में थोड़ा आंसर बदलता है। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 नहीं होता। उस केस में क्या होता है अभी मैं सॉल्व करके देख लूंगा या दिखा दूंगा आपको कि कैसे हम लोग डील करना है, लेकिन अभी के लिए A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और दूसरा है एंगल ऑफ डेविएशन इज I प्लस E माइनस A। I क्या है? बाहर का एंगल ऑफ इंसिडेंस। E क्या है? इधर बाहर का एंगल ऑफ इमर्जेंस। और R1 R2 मिला के हमने A लिख दिया, I प्लस E। इमर्जेंट रे क्या होता है? इमर्जेंट रे किसको बोल रहे? जो बाहर आ रही है। अच्छा, तुमने एक प्रिज्म के सामने लेजर लाइट ऐसे मारोगे तो दूसरे साइड से लेजर लाइट कभी ना कभी बाहर आएगी ना किसी डायरेक्शन में। यस सर। उसी को बोल रहे हैं इमर्जेंट रे, इमर्जिंग आउट वाली रे। ठीक है, अब ये दो रिजल्ट हमने लिख लिए और इसके अलावा दो रिजल्ट्स और हैं हमारे पास। तो मैं बाकी दो रिजल्ट्स को, देयर आर टू स्नेल्स लॉज। स्नेल्स लॉ दो क्या हुए? दो बार लगाना है स्नेल्स लॉ। कैसे? साइन I इज इक्वल टू n साइन R1, ये कोई समझा क्या? और साइन E इज इक्वल टू n साइन R2, ये कोई समझा? ये दो स्नेल्स लॉ नॉर्मल वाले स्नेल्स लॉ है कि अगर बाहर का मीडियम 1 है और अंदर में लाइट रे चला गया, अंदर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर के मीडियम के एंगल का साइन का प्रोडक्ट
अंदर का एंगल और अंदर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा आएगा, n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। तो ये हमारे स्नेल्स लॉ हमको ऑलरेडी पता है। तो देयर आर 4 रिजल्ट्स जिससे कोई भी सवाल सॉल्व होगा। एक रिजल्ट है a इज इक्वल टू r1 प्लस r2, दूसरा है एंगल ऑफ डेविएशन इज i प्लस e माइनस a, और दो रिजल्ट ये है। ये दोनों तो स्नेल्स लॉ है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है, बस ये ज्योमेट्री है और ये भी ज्योमेट्री है, तो इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बट वो ज्योमेट्री है, हमने एक बार रिजल्ट पढ़ लिया तो वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंसी, वो लास्ट लाइन लिखना था, तो लास्ट। स्नेल्स लॉ समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो स्नेल्स लॉ है और दो ज्योमेट्री के रिजल्ट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक तो एंगल वेंगल के कुछ अलग से रिजल्ट बन जाते हैं और बाकी जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो चलता रहता है। डन सर, डन। अब कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस की एक कंडीशन बना रहे हैं। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब हो गया कि अगर एक लाइट रे को हम किसी पर्टिकुलर एंगल आई पर भेजें और अंदर लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद इस सरफेस को ग्रेजिंगली बाहर निकले, इस सरफेस पे ऐसे ग्रेजिंगली बाहर निकले। ग्रेजिंग का मतलब है ये जो एंगल ई है उसका वैल्यू क्या कर देना चाहिए हमें? 90। बिल्कुल सही जवाब। तो 90 कर देते हैं ई के वैल्यू को, 90। अगर ई का वैल्यू 90 है तो अंदर का ये एंगल थीटा सी होगा, ये कोई समझ पा रहा है? यस ये हो सकता है, हम लोग ने करा था लास्ट क्लास में क्या, क्रिटिकल एंगल वाला, जेई वाले। यस कि क्रिटिकल एंगल पे भेजो तो अंदर का एंगल मतलब बाहर का रेयरर मीडियम का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा अगर क्रिटिकल एंगल पे लाइट रे को भेजोगे, तो ये थीटा सी हो गया। तो ये R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो फॉर E इज इक्वल टू 90, ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब है E इज इक्वल टू 90, R2 इक्वल टू थीटा सी, R1 इक्वल टू A माइनस थीटा सी, करेक्ट? यस सर। तो हमने एक साइन रूल बना दिया कि साइन आई इज इक्वल टू एन साइन ए माइनस थीटा सी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते, साइन आई इज इक्वल टू एन साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एन मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन ए, मतलब ये जबरदस्ती सॉल्व कर रहे हैं। कॉस थीटा सी का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट क्यों लगा दिया, चलो इसको क्लोज कर देते हैं, माइनस कॉस ए, और साइन थीटा सी में एन मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे भी एन मल्टीप्लाई किया, यहां भी एन मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा सी का वैल्यू होता है 1 बाई एन, इससे एन मल्टीप्लाई किया, एन कैंसिल हो गया। तो आप देखिए जरा, एन स्क्वायर माइनस 1 से एन कैंसिल कर देंगे तो साइन ए अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए, ये हमारा साइन आई का वैल्यू आया। तो ये एक तरह का मैंने न्यूमेरिकल सॉल्विंग टाइप का एक पिक्चर आपको दिखाया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही न्यूमेरिकल्स क्रिएट होंगे। कैसे बोलेगा, ऐसा एंगल आई बताओ जिससे ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए। तो आपको दो ही रिलेशन है क्या, कि एक बार साइन आई इक्वल टू एन साइन R1 लिखना है और एक बार साइन ई इज इक्वल टू एन साइन R2 लिखना है। ई का वैल्यू 90 रखेंगे तो R2 आ जाएगा, R2 को इधर रखेंगे, R2 का वैल्यू थीटा सी आ जाएगा, R2 को A माइनस R2 को R1 लिखेंगे तो R1 आ जाएगा, और R1 आ जाएगा तो I आ जाएगा। या तो आप स्नेल्स लॉ सॉल्व कर लो, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया, मोर और लेस इस तरह का आंसर आपको दिखाई देगा। अब इसमें अलग अलग जो वैल्यूज दिए होंगे वो रख लेंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, बाहर का 1। तो आप बार बार यही करते रहेंगे हर सवाल में।
अगर आपको कोई फॉर्मूला भी याद नहीं आए इसमें, तो एक यही दो फॉर्मूले I प्लस ई माइनस ए, अब जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से कोई वैल्यू सेलेक्ट करना है। ए ये हो गया, और तीसरा हो गया स्नेल्स लॉ। ये बस यही 4 रिजल्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी हम लोग 2-4 सवाल सॉल्व करके देखेंगे। हो गया भाई? यस सर। ये कहानी और जो इमरजेंसी की कहानी है वो सेम है। एंगल ऑफ डेविएशन I प्लस ई माइनस ए होता है। एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम तब होता है जब I और E में से कोई वैल्यू मैक्सिमम हो। तो नॉर्मली I का वैल्यू 90 रखने पर मैक्सिमम डेविएशन है, तो I या E में से कोई भी 90 रख दीजिए तो मैक्सिमम डेविएशन आ जाएगा। तो मैक्सिमम डेविएशन का आंसर I इज इक्वल टू 90 है। ठीक है, और ये डायरेक्टली I और E के सम पे डिपेंड कर रहा है। I बढ़ाते तो E घटता, लेकिन I का वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकते हो आप? अगर यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हो तो बाहर से तो किसी भी एंगल पर इंसिडेंट कर सकते हो लाइट रे, तो आप मैक्सिमम कितने एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट कर सकते हो? आप ग्रेजिंग इंसिडेंस कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो उस समय का ही डेविएशन मैक्सिमम आएगा। तो I इज इक्वल टू 90 है। अब इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, तो आपको कंडीशन ये बता दी। आप अगर ये पिछला वाला केस सॉल्व कर चुके हैं तो आपको पता चल गया कि जैसे E को 90 रखा था तो R2 का वैल्यू थीटा सी आया था। अभी I को 90 रखेंगे तो R1 का वैल्यू थीटा सी आएगा। तो R2 का वैल्यू क्या आएगा? A माइनस थीटा सी। अगर A माइनस थीटा सी आ गया R2 का वैल्यू, तो फिर क्या E का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग निकाल पाएंगे? तो E का वैल्यू आ गया तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम डिविएशन के आंसर निकाल पाएंगे। तो मैक्सिमम डिविएशन के आंसर में I की जगह 90 लिख दिया, E की जगह अभी कुछ नहीं लिखा, और माइनस है। समझ गए? 90 प्लस E माइनस है। तो ये बस रिवर्स आंसर हो गया, इसमें कोई ज्यादा कोई कहानी है नहीं। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिविएशन कोई बोले, चुपचाप I को 90 कर दीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग E निकाल दीजिए। I प्लस ई माइनस ए में 90 प्लस ई माइनस ए का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम डिविएशन आ जाएगा। सर ये मैक्सिमम डेविएशन के लिए I 90 क्यों है? अभी दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं। अभी डिविएशन का ग्राफ बनाता हूं, उससे दिखेगा। ठीक है, अब कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन भी थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ है, जरा ये ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ किसके किसके बीच में? इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में एक ग्राफ है। ये यहां इस एक्सिस पे इंसिडेंट रे का एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है और एंगल ऑफ डेविएशन बनाया है। अभी एक प्रिज्म को आप देख रहे हैं जिसमें कोई भी लाइट रे भेजने पर वो जब किसी आई एंगल पे भेजते हैं तो ऐसे 2 बार रिफ्रैक्ट होके ई एंगल पे बाहर निकलता है, यानी ओरिजिनल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन के बीच में एक एंगल बन जाता है, उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जा रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे पता लगाएंगे? आप कहेंगे देखो इस पहले सरफेस पे डेविएशन हुआ I माइनस R1 और दूसरे सरफेस पे डेविएशन हुआ E माइनस R2, और दोनों डेविएशन एक ही डायरेक्शन में बेस की तरफ हुए, तो मतलब क्लॉक, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज है, तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, वही हमने डेविएशन निकाल दिया। लेकिन अलग अलग वैल्यू के लिए जब हमने डेविएशन निकाला तो ग्राफ इस तरह का शेप में बनने लगा। ये बड़ा ऑब्वियस भी है और ये भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। देखिए अब मैं एक लॉजिक बताता हूं। लॉजिक ये है
कि मान लो यहां से 40 डिग्री पे लाइट रे भेजने पर इधर से 50 डिग्री पे निकला बाहर। 40 डिग्री से इधर भेजा तो लाइट रे 2 बार रिफ्रैक्ट होके 50 डिग्री पर बाहर निकला। अगर मैं इस लाइट रे को यहां से रिवर्स कर दूं, यानी कि यहां से ऐसे ही वापस जिस रास्ते पे आ रहा था उसी रास्ते पे मिरर लगा के वापस भेज दूं, तो इधर लाइट रे कितने एंगल पे बाहर आता दिखेगा? जैसे हमने 50 डिग्री में बाहर निकला, इसको 50 डिग्री को ही रिवर्स कर दिया तो इधर कितने एंगल पे बाहर आए? 40 डिग्री। 40। तो मतलब ये लॉजिक समझ में आया रिवर्सिबिलिटी से कि अगर 40 पे से के करस्पॉन्डिंग 50 के आया तो 50 के करस्पॉन्डिंग भी 40 पे ही निकलेगा। यस सर। अच्छा, अब डेविएशन अगर निकाले तो डेविएशन का फॉर्मूला होता I प्लस ई माइनस ए। अगर मैंने बोला I को 40 और E को 50 बोला तो 90 माइनस ए हो गया। ए का कुछ भी वैल्यू है, 30 40 कुछ भी होगा, 35 23 कोई भी डिग्रीज में होगा। तो यहाँ पे I प्लस ई माइनस ए हो गया। अब E की जगह यहाँ I मैंने 50 लिख दिया क्योंकि इधर से लाइट रे 50 पे भेजा और इधर से बाहर आया, मतलब ये वाला रे इमर्जेंट रे हो गया और ये वाला इंसिडेंट रे हो गया। कुछ समझ गए क्या? तो इंसिडेंट एंगल अगर 50 रखा तो इमर्जेंट एंगल 40 हो गया। तो डेविएशन कितना आएगा? I प्लस ई माइनस ए सेम आएगा कि अलग आएगा? 90 माइनस ए सेम आएगा। सेम आएगा। इसका मतलब है दो एंगल के लिए 40 के करस्पॉन्डिंग जो डेविएशन आया 50 के करस्पॉन्डिंग भी वही डेविएशन आया। बस ये है कि अगर हम 40 पे भेज रहे थे तो उधर 50 पे निकल रहा था, अगर इधर से ही 50 पे भेज दे तो उधर 40 पे निकलेगा। यानी कि हर डेविएशन के कितने एंगल हो गए? दो हो गए। आपको प्रिज्म के ऐसे नहीं कि सर पहले तो इस सरफेस से भेजा था बाद में तो उस सरफेस से भेजा था, सरफेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंदर का मीडियम तो सेम है। जैसे अगर तुम एक बार एक प्रिज्म को यहां से 40 डिग्री पे लाइट रे भेजोगे और इधर से 2 रिफ्रैक्शन के बाद या 50 डिग्री पे लाइट रे गया, मान लो गया, तो इधर से ही इसी प्रिज्म में आपने लाइट रे का एंगल बढ़ा के 50 डिग्री कर दिया। तो आप समझो यहां पे 50 या 50 के करस्पॉन्डिंग या R2 होगा, तो 50 के करस्पॉन्डिंग R2 होगा तो यहां पे 50 के करस्पॉन्डिंग R2 हो जाएगा। कुछ समझे क्या? यस सर। अरे यार ये दोनों के बीच में जो स्नेल्स लॉ बनाओगे यहां ही तो वही स्नेल्स लॉ बनेगा कि 1 sin 50 इक्वल टू n sin R2। यहां क्या बनाया? n sin R2 इक्वल टू 1 sin 50। समझ गए क्या? यस सर। का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सिमिलर दिख रहा है तो एंगल भी सेम दिखेंगे। कहां से कहां लाइट जा रही है इससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। तो अगर 50 के करस्पॉन्डिंग यहां R2 था अंदर तो यहां 50 करस्पॉन्डिंग R2 होगा। तो अगर A सेम है तो ये R2 है तो ये R1, यहां पे R1 ही होगा। अगर ये R1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग 40 था तो यहां पे कितना दिखेगा? R1 के करस्पॉन्डिंग कितना दिखेगा? 40 दिखेगा। तो आप बोलो 40 पे और 40 और 50 पे डेविएशन सेम हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। I प्लस ई का वैल्यू सेम I प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि जिस एंगल ऑफ इमरजेंस के करस्पॉन्डिंग जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग एक एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, अगर I का वैल्यू E बना E के इक्वल कर दे तो E का वैल्यू पलट के I के इक्वल हो जाएगा। ये रिवर्सिबिलिटी से हमें पता है। यानी कि दो I पे सेम एंगल ऑफ डेविएशन आना चाहिए। तो एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ ऐसा U टाइप का ही बनना चाहिए जिसमें हर करस्पॉन्डिंग वैल्यू में, जैसे मैंने यहां बोला इतना वैल्यू I का है तो आपने बोला अच्छा उसके करस्पॉन्डिंग इतना वैल्यू E का है और दोनों के लिए डेविएशन सेम है। कुछ सेंस बन रहा है क्या? देखो अगर मैं I को यहां लिख दूं तो ये क्या E हो जाएगा? बोलो सर क्या बोले? थोड़ा थोड़ा लॉजिक नहीं पकड़ पाए। अगर I के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, जैसे I का वैल्यू 30 डिग्री है और E का वैल्यू उस समय 60 डिग्री है, I का वैल्यू 30 डिग्री है, E का वैल्यू 60 डिग्री है, तो जब I का वैल्यू 60 डिग्री होगा तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। और दोनों के लिए डेविएशन का वैल्यू क्या आएगा? इक्वल सेम आएगा। इसका मतलब है कि रिवर्सिबिलिटी की वजह से I और E आपस में इंटरचेंजेबल है और दो वैल्यू ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन आना चाहिए। तो दो वैल्यू के लिए सेम डेविएशन आना चाहिए, यानी कि किसी भी डेविएशन के दो रूट्स होने चाहिए। किसी भी डेविएशन के करस्पॉन्डिंग दो I के वैल्यू होने चाहिए। लेकिन अगर किसी भी मोमेंट पे एक को आप I बोलते हो तो दूसरे को उसी मोमेंट पे क्या बोलोगे? E। और अगर इसको I बोला तो इसको क्या बोलोगे? E। वैसे दोनों I है। समझ गए क्या? वैसे दोनों I है। जिस मोमेंट पे ये I है उसी मोमेंट पे ये वाला एंगल भी दिखेगा, लेकिन कहां पे दिखेगा? E वाले साइड में दिखेगा। और अगर ये वाले को I लेंगे तो ये वाला एंगल भी दिखेगा मेरे इसमें प्रिज्म में। किस साइड में? E वाले साइड में। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या? बोलो। यस।
हाँ, तो मैंने ऐसा बोला कि 10 डिग्री 20 डिग्री 10 10 11 12 13 ऐसे करते जा रहे हैं, तो उधर से लाइट रे बाहर आता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ डिविएशन चेंज होगा, और एक जगह डिक्रीज होके मिनिमम होके फिर से इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि दो दो वैल्यू पे सेम आ रहा। अब मिनिमम डेविएशन का वैल्यू इस पे ही क्यों होना चाहिए, और एक मतलब ये पर्टिकुलर जगह पर ही क्यों होना चाहिए, ये दो बार क्यों नहीं होना चाहिए, या ये जो जहां पर मिनिमम डेविएशन हो रहा है वहां पे एक कंडीशन लिख ली I इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लो। ग्राफ थोड़ा ऐसा टेढ़ा यू शेप का है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं होता है, क्योंकि साइन इनवर्स टाइप के ग्राफ बनते हैं, तो ये जो है सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन I और E दो वैल्यू पर सेम डेविएशन दे रहे हैं, और जहां पे डेविएशन मिनिमम है वहां के लिए I का वैल्यू E के इक्वल है। तो आपको ये कंडीशन पहले वाले स्लाइड में लिखनी है, लेकिन पहले आप ये ग्राफ बना लीजिए और ये लॉजिक थोड़ा सा अपने दिमाग को समझा लीजिए। अब मैं लॉजिक लिखवा नहीं रहा हूं, वो आप खुद ही समझ जाओ, और लिख दो ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ड्यू टू reversibility, angle of deviation is same for two different angle of incidence, but for minimum deviation I is equal to E। मिनिमम डेविएशन के लिए I इज इक्वल टू E क्यों होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम एक ही बार आएगा, और जो चीज एक बार आएगी उसका वैल्यू यूनिक होना चाहिए, वो रिपीट करने पर भी सेम आंसर हो, और मिनिमम करने पर सेम आंसर का मतलब ही यही है कि अगर आप I इज इक्वल टू E और E इज इक्वल टू I को पलट के देखें तो भी आंसर सेम ही आए। सम सेंस बना क्या, एक ही यूनिक Yes, वैल्यू। sir. वरना हमें ग्राफ में ये बोलना पड़ेगा कि दो मिनिमम आ रहे हैं, तीन मिनिमम आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना, एक वैल्यू। जैसे तुमने बोला I इज इक्वल टू 30 था, E इज इक्वल टू 40 था, और मिनिमम डेविएशन आ गया, तो फिर I इज इक्वल टू 30 पे मिनिमम डेविएशन आया, तो I इज इक्वल टू 40 पर भी मिनिमम डेविएशन बोलना पड़ेगा। ऐसा ग्राफ बनता नहीं है, बनता ये है, ये प्रैक्टिकली बनाने वाला ग्राफ होता है। आपने शायद ये 10th में बनाया भी होगा, स्कूल में बनाया कभी? सर ये ग्राफ नहीं था। है? अच्छा, तो हो सकता है 12th में होगा। क्या करते हैं, वही पिन वाला करते हैं कि इधर से एक प्रिज्म रखते हैं, इधर 4 पिन दे देते हैं, उधर 2 पिन दे देते हैं, और 2-3 पिन इधर एक साइड ड्रॉ करनी होती है, 2-3 पिन दूसरे साइड। तो मतलब इंसिडेंट रे का एक रास्ता बताती है एक पिन, 2-3 पिन एक साइड लगाओगे, और दूसरे रिफ्रैक्टेड रे के रास्ते पे 2-3 पिन इधर। तो आपको ओरिजिनल, जैसे आपने यहाँ एक पिन लगाई, यहाँ एक पिन लगाई, यहाँ एक पिन लगाई, मतलब आप इंसिडेंट रे बना दिया। एक पिन ये है, एक पिन ये है, एक पिन ये, और फिर इधर से झांकोगे तो इधर से झांकने पर ये पिन सामने नहीं दिखती है, ये यहां पे दिखेंगी कहीं, तो इनको मैच करते हुए तुमने यहां यहां और यहां पिन बनाई, तो ये फाइनल रे अब आगे समझ गए। इधर से देखोगे तो ये वाली पिन यहां यहां दिखेगी, यहां ऊपर दिखेगी, क्यों, लाइट रे ऐसे पलट गया है, तो पलट के इधर नीचे जा रहा है, इसलिए उसका रास्ता पीछे दिख रहा है, तो उन पिन्स को मैच कराते हुए तुमने यहां पे पिन बना दी। तो आप देखोगे कि ओरिजिनल पिन जो जिस लाइन पे चल रही थी उसको एक्सटेंड कर दिया, और जो फाइनल पिन चल रही थी उनको एक्सटेंड कर दिया, प्रिज्म को हटा दिया, एक्सटेंड करके जो आ गया वो एंगल ऑफ डिविएशन आ गया। तो अलग अलग प्रिज्म के ये जो पिन्स हैं इनके पोजीशंस को अलग अलग रखने पर अलग अलग इंसिडेंट रे के करस्पॉन्डिंग अलग अलग एंगल ऑफ डिविएशन है। जब आप ग्राफ 4-5 वैल्यू के लिए भी बनाएंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि पहले नॉर्मल पिन लगाएंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करेंगे, फिर थोड़ा और नीचे करेंगे, तो एंगल ऑफ डिविएशन, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ डिविएशन पहले नीचे आएगा फिर बढ़ने लगेगा। तो कहीं पर एक बार मिनिमम आएगा, उसको वैल्यू हम लॉजिक से ही बोल सकते हैं I इज इक्वल टू E है, वरना डेरिवेटिव करके यानी डिफरेंशिएशन करके इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ कोई पूछता नहीं, इसलिए अब हम लोग उसमें पढ़ते नहीं। तो यह कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन क्या लिख दें? सर 1 मिनट से पीछे वाला। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन,
सर डन। ये रहा कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन इज आई इज इक्वल टू ई, यानी कि मिनिमम डेविएशन का आंसर हो जाएगा 2i माइनस ए। वैसे होता था i प्लस ई माइनस ए, इसका मतलब है i का वैल्यू हो जाएगा मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई 2। अगर i और e सेम हो जाए तो R1 और R2 भी सेम हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? तो R1 और R2 का वैल्यू अगर a बाई 2 हो जाए और i का वैल्यू मिनिमम डेविएशन प्लस a बाई 2 हो जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज साइन i बाई साइन r, r की जगह R1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर आया साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। यही प्रैक्टिकल कराया जाता है। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में मिनिमम डेविएशन का एक पोजीशन पता चल जाता है। मिनिमम डेविएशन पता चल गया, मिनिमम डेविएशन एक बार इधर से कैलकुलेट हो जाता है। अगर वो कैलकुलेट हो गया तो फिर उसको यहां रख देते हैं और एंगल ऑफ प्रिज्म हमको ऑलरेडी पता रहता है, क्योंकि प्रिज्म तो हम ही खरीद के लाए, तो उसका एंगल अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो 60 डिग्री होगा, तो वो रख देते हैं। मिनिमम डेविएशन हम ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके कैलकुलेट करते हैं, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल आ जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अंदर घुस के स्पीड ऑफ लाइट चेक करने की जरूरत नहीं है, हम तो देख भी नहीं पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऐसे फॉर्मूले से बना लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे कोई ग्लास का प्रिज्म बनाया तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी लाइट रे के लिए आया, लेकिन हम लोग एक एवरेज बना लेते कि ये ऑन एन एवरेज सभी लाइट रे के लिए ऐसा ही चल रहा है। लेकिन आपको पता अलग अलग लाइट रे के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलिए अब थोड़ा सा 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, 2-4 लॉजिकल सवाल करेंगे। इसमें लॉजिकल सवाल भी 1-2 बहुत अच्छे होते हैं, उनको करेंगे 1-2 को, और फिर डिस्पर्शन करेंगे, बस ये खत्म हो जाएगा। तो आपको 4 रूल पता चल गए। मिनिमम डेविएशन इंपॉर्टेंट है, तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला ये पकड़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट। सर एक बार मैक्सिमम डिवीजन वाला स्लाइड शो कीजिए ना सर, इसके पीछे वाला। डन सर। सवाल पढ़ो। लिखा है प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री प्रोड्यूसेस अ मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब इसी फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालना है। 60 डिग्री ए का वैल्यू है और डेविएशन का वैल्यू 30 डिग्री है, यानी आई डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 का वैल्यू 45 हो जाएगा। तो साइन 45 ऊपर और साइन 30 नीचे। 1/√2। अरे नहीं रे, √2 √2 आ जाएगा। √2 सर, सॉरी। साइन 45 ऊपर साइन 30 नीचे हो गया। A ray of light undergoes deviation of 30 degree when incident on an equilateral prism। equilateral prism का मतलब A का वैल्यू 60 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। What is the angle subtended by the ray inside the prism with the base of the prism? अभी अभी यही सवाल हम दोबारा ये कर चुके हैं। यही अभी √2 का आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो। सेम सवाल रिपीटेड है। क्या लिखा है कि अगर अंदर का एंगल 60 डिग्री, मतलब प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री हो और डिविएशन 30 डिग्री हो तो √2 आया। अब इसमें सवाल में क्या कर दिया, √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दिया और डिविएशन 30 डिग्री। हालांकि ये नहीं लिखा है कि वो मिनिमम डिविएशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंगल अंदर का निकालना है, इक्विलेटरल प्रिज्म है।
मिनिमम डेविएशन ही देना पड़ेगा, वरना तो होगा नहीं। लाइट रे अंडरगोस डेविएशन ऑफ 30 डिग्री व्हेन इंसिडेंट ऑन इक्विलैटरल प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन ही मानना पड़ेगा इसको, वरना तो कुछ सेंस ही नहीं बनेगा। नहीं नहीं, क्यों मानना पड़ेगा? नहीं नहीं, चलिए, तो हमने क्या लिख दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 अपॉन साइन 30। इसको सॉल्व कर दिया तो डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 का वैल्यू 45 आ गया, तो उधर भेजा तो डेल्टा मिनिमम का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। इस सवाल में डेविएशन 30 डिग्री ही दिया है, ये देखते ही हमें पता चल गया, और डेविएशन सचमुच आया है 30 डिग्री, मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री आया, और इस सवाल में क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि डेविएशन 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मिनिमम अगर डेविएशन है तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है कि I और E बराबर होते हैं और R1 और R2 भी बराबर होते हैं। दूसरी खास बात यह होती है कि लाइट रे बिल्कुल सिमेट्रिकली चलती है, क्योंकि I और E बराबर होंगे तो R1 R2 भी बराबर होंगे, तो ये जो अंदर की रे है ये बिल्कुल बेस के पैरेलल निकलती है। ऐसे क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि यह मिनिमम डेविएशन है, लेकिन हमने फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज किया और मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट किया। अगर मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री आ रहा और इस समय का डेविएशन 30 ही है, तो हम समझ गए कि ये वही वाला केस है जब I और E सेम होता है, तब R1 R2 भी सेम होता है। अगर R1 R2 सेम होगा और इक्विलैटरल प्रिज्म में यानी कि तीनों साइड भी बराबर होती है, तो ये बीच वाला लाइट रे बेस के पैरेलल ही जाएगा सिमेट्री से। देखो आप समझ गए ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल एक जैसे दिखने चाहिए, तो बीच वाला लाइट रे अगर मिरर के इसके बेस के पैरेलल गया तो बोल रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय रे इनसाइड द प्रिज्म विद द बेस ऑफ द प्रिज्म। कितना बोले? लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म goes parallel to base when deviation is minimum। ये इक्विलैटरल प्रिज्म है, यानी कि तीनों साइड एक जैसी है, तो बेस एकदम सीधा है और सिमेट्री बन रही है, तो I और E सेम है, R1 R2 सेम है, तो बिल्कुल बीच में पैरेलल, यानी कि थीटा विद बेस इज 0। चलिए एक और सवाल। एक बार प्रीवियस पेज ओपन कीजिए। कैसे हो गया? ये होमवर्क, चलो इसको पढ़ो। एन इक्विलैटरल प्रिज्म, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया? 60 ए इज इक्वल टू 60 लिख लो। डेविएट्स अ रे थ्रू 40 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री है, फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरिंग बाय 20 डिग्री। दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं जिसका डिफरेंस 20 डिग्री है, तो बताइए इनमें से कौन सा वो पॉसिबल पेयर है? 40-60 है, 50-30 है, 45-55 तो नहीं होगा क्योंकि डिफरिंग बाय 20 डिग्री लिखा है,
30 60 भी नहीं हो गया, यानी सी और डी तो ऑप्शन ही फर्जी हो गए। 45 65 होता तो भी मानते, ए और बी से ही कोई सही होगा क्योंकि डिफरेंस 20 डिग्री लिखा है। An equilateral prism deviates a ray through 40 degree for two angle of incidence differing by 20 degree. सर Sir, 50 और 30 बी होगा हाँ जी, सर। बी बी बोल रहे हैं, कोई और? डिविएशन का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने बच्चों? अरे डिविएशन का फॉर्मूला क्या लिखा था? लिखा था आई प्लस ई माइनस ए। डिविएशन का आंसर इस सवाल में लिखा है 40 डिग्री, तो डिविएशन की जगह 40 डिग्री लिखो। 40 डिग्री इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ए का वैल्यू 60 डिग्री है तो वो लिख दो। आई प्लस ई का वैल्यू कितना आया? 100। कौन से पेयर में आई प्लस ई 100 है? सही। ए। अब आई प्लस ई 100 है, ये तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि आई और ई में एक आई होता है और दूसरा भी आई होता है? बोलो। yes sir. लेकिन जब एक आई होता है दूसरा ई होता है। अब जब दूसरा वाला आई हो जाएगा तो पहला वाला ई हो जाएगा। समझे क्या? यस सर। अगर मैं कहूं 40 60 दो आई के वैल्यू है, यानी 40 पर जब लाइट रे भेज रहे होंगे तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा? 60 डिग्री। और 60 पे भेजेंगे तो 40 डिग्री। 40 degree. तो दोनों का मिला के डेविएशन सेम आएगा। मतलब दोनों केस में डेविएशन सेम आएगा, बट फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस यू गेट द सेम डेविएशन और रिवर्सिबिलिटी से। तो कौन सा आंसर ठीक लगत है? ऑप्शन ए। Option A. चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आज होमवर्क कर देते हैं, इसको भी होमवर्क कर देते हैं। ये करते हैं, इसमें √7/3 खतरनाक लग रहा है। चलिए, एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ अ प्रिज्म मेड ऑफ मटेरियल इज 60 डिग्री। डिटरमाइन मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट रे रिफ्रैक्ट्स थ्रू अदर सरफेस। खतरा ये होता है कि लाइट रे को अगर छोटे एंगल पे इंसिडेंट करो तो एंगल आई छोटा करोगे। देखो बोल रहा है मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ, तो आई को छोटा करने से क्या प्रॉब्लम होती है? आई अगर डिक्रीज करे तो R1 पे क्या असर पड़ता है? बोलो। R1 छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? छोटा। R1 कम हो जाएगा। R1 प्लस R2 A के बराबर है, तो R1 अगर डिक्रीज कर जाएगा तो R2 इंक्रीज। अब R2 अगर इंक्रीज करता गया तो कभी ना कभी R2 का वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा। अरे कभी ना कभी R2 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या हमें फर्क पड़ता है? मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R2 बीइंग क्रिटिकल एंगल? फिर वो बड़ा हो जाएगा तो फिर नहीं, R2 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल हो गया तो क्या होगा उससे? ई 90 डिग्री। हाँ, E 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है अब I1 का वैल्यू और छोटा किया तो R1 और छोटा हो जाएगा, तो R2 और बड़ा हो जाएगा। R2 और बड़ा हो गया, क्रिटिकल से भी बड़ा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? TIR होगा। मतलब ये लाइट रे बाहर आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। लेकिन इस सवाल में क्या बोल रहा है? ऐसा मिनिमम एंगल बताओ जिससे कि रिफ्रैक्शन हो जाए। तो ऐसा मिनिमम एंगल जिससे रिफ्रैक्शन हो जाए, समझ गए क्या? यस सर। क्योंकि आई उससे भी और छोटा करोगे तो R1 और छोटा हो जाएगा, R2 और बड़ा हो जाएगा, R2 बड़ा हो जाएगा तो रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है एक मिनिमम एंगल से छोटे एंगल पे रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है क्या? यस सर। अब हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक जो तरीके से हम लोग ऑलरेडी एक फॉर्मूला बना, मतलब एक रिजल्ट हम बना चुके थे, वो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, नहीं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सॉल्व करने वाले तरीके को ही प्रेफरेंस देता हूं, क्योंकि फॉर्मूला तो हम लोग भूल जाते हैं, मेथड्स याद रहते हैं। तो चाहो तो वो रिजल्ट डायरेक्टली लगा दो, जो अभी अभी मैंने पीछे बताया था। क्या कि ऐसा आई बताओ जिसके करस्पॉन्डिंग ई का वैल्यू क्या हो जाए? 90. हो जाए। कुछ नहीं समझ में नहीं आया लग रहा आप लोगों के। आ गया क्या?
Yes, sir. मिनिमम एंगल फॉर रिफ्रैक्शन बताना है तो रिफ्रैक्शन कराना है, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं कराना है। बट रिफ्रैक्शन को क्या प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्शन तो हमेशा ही होता है, हमेशा नहीं होता। एक लिमिट से बड़े एंगल पे तो रिफ्रैक्शन होता है, सॉरी एक लिमिट से छोटे एंगल से तो रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन एक लिमिट से बड़े एंगल पे रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि R2 का वैल्यू थीटा सी रहे, उससे बड़ा ना हो जाए। तो अभी यहां पे मैंने लिखा कि अगर E का वैल्यू 90 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/7 है, तो साइन थीटा सी का वैल्यू √3/7 होगा। ये कोई समझ पाया? यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर हमने बोला था, सॉरी साइन थीटा सी का वैल्यू बोला था रेयरर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम, करेक्ट? नहीं याद है? Yes, sir. साइन थीटा सी इज NR अपॉन ND, यानी रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दोनों का रेशियो लेना है। अब रेयरर मीडियम तो 1 है, तो 1 अपॉन डेंसर मीडियम से रखोगे तो पलट जाएगा, √3/√7 हो जाएगा। ये साइन थीटा सी का वैल्यू। फिर स्नेल्स लॉ लगा रहे यहां पे, तो साइन आई इक्वल टू बोलो n साइन, बोलो R1. 60 माइनस थीटा सी। ये कैसे आया? R1 is equals to A minus theta C. ठीक है। Yes, sir. अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो साइन आई इक्वल टू n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया √7/3 साइन 60 cos थीटा सी माइनस cos 60 साइन थीटा सी। अब सबकी वैल्यू रखते हैं, √7/3 ब्रैकेट साइन 60 होता है √3/2 cos थीटा सी इधर से निकाल देंगे, cos थीटा सी हो जाएगा √1 - 3/7 विच इज 4/7, तो √4/7 माइनस cos 60 1/2 और sin थीटा सी इज √3/7। तो √3/7 कॉमन बाहर खींच लिया, 4 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये तो ऐसे ही आ गया √3/7 1/2 √3/7 हो गया, तो ये 1/2 √7/3 इंटू √3/7 कैंसिल कर दिया। अब साइन आई का वैल्यू 1/2 आ गया बच्चों, तो क्या आई का वैल्यू बता सकते हैं? 30. इसका मतलब है लाइट रे अगर 30 डिग्री पे भेजेंगे तो एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री आएगा। अच्छा भाई ठीक बात। अगर 30 डिग्री से कम 29 डिग्री पे भेजेंगे तो क्या होगा? अगर 30 से कम यानी 29 डिग्री पे भेजेंगे तो क्या होगा? 30 IR। हाँ, अंदर तो जाएगा लेकिन सेकंड सरफेस से बाहर लाइट रे नहीं आएगा, तो नहीं नो जाएगा। इमरजेंस की कंडीशन बन गई। समझ गए क्या? Yes, sir. ग्रेजिंग इमरजेंस या नो इमरजेंस की कंडीशन बन गई। ग्रेजिंग इमरजेंस में 30 डिग्री है और अगर 30 से कम रखोगे तो नो इमरजेंस हो जाएगा। ठीक, चलिए नो इमरजेंस। अब और क्या मुद्दा इसमें हो सकता है? हाँ, इसीलिए जब हम ग्राफ बना रहे थे बच्चों, आपको ध्यान होगा, ये देखो ग्राफ में शुरुआत में ग्राफ है ही नहीं अवेलेबल। क्यों नहीं है ग्राफ बताओ? शुरुआत में यानी देखो ये ग्राफ जो है i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, i फॉर i इक्वल टू सम एंगल से स्टार्ट हुआ ये ग्राफ। ऐसा क्यों है? 30 IR। हाँ, क्योंकि i का वैल्यू बहुत छोटा रखोगे तो R1 छोटा रहेगा लेकिन R2 बड़ा हो जाएगा। अब R2 बड़ा हो जाएगा तो लाइट रे बाहर नहीं निकलेगा। समझ गए? यस।
तो अगर लाइट रे बाहर ही नहीं निकला तो डेविएशन का तो ग्राफ बनाना बेकार हो गया ना, क्योंकि कुछ समय क्या डेविएशन है उसके लिए कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिल नहीं रही। ये वाला भी होमवर्क है। अब जो सवाल हम नहीं कर रहे वो सब होमवर्क है ना, मैंने बस 10-12 सवाल बना दिए हैं इसमें, आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस कर लेना। इसमें जो प्रैक्टिस हो जाएगी बस वही फाइनल प्रैक्टिस है, और ज्यादा धुआं उठाने की जरूरत नहीं। जो अपने पीडीएफ से जो प्रैक्टिस हो जाएगी वही है, बस जब भी रिवाइज करना इन्हीं को रिवाइज करना, बस खत्म। ठीक है ना। तो जैसे ये सवाल है या पिछला सवाल है या पिछला सवाल है, इनको अभी क्लास के बाद तुरंत सॉल्व कर लेना सारे क्वेश्चंस को। लेकिन आप किसी भी सवाल के लिए देखेंगे यही 4 इक्वेशन है। a इज इक्वल टू R1 प्लस R2, I प्लस C माइनस A इक्वल टू मिनिमम डिविएशन। मिनिमम डिविएशन के लिए I इज इक्वल टू E है, वो अलग कंडीशन हो गई, और 2 स्नेल्स लॉ है। चलिए अब लेकिन थोड़ा सा मजेदार सवाल सॉल्व करते हैं। पहले ये क्वेश्चन को पढ़ो धीरे धीरे, आराम आराम से, हौले हौले, और फिर इसका आंसर जज करते हैं। लिखा है सर्टेन प्रिज्म फाउंड टू प्रोड्यूस मिनिमम डेविएशन 38 डिग्री, इट इज and it produces a deviation of 44 degree when the angle of incidence is either 42 and 62. What is the angle of incidence when it is undergoing minimum deviation? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर से समझो, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रिज्म में अलग अलग एंगल पे लाइट रे भेजते हो तो अलग अलग डेविएशन आता है, और जब उसके बहुत सारे डेविएशंस में मैंने चेक किया तो मिनिमम डेविएशन 38 डिग्री है, तो मिनिमम डेविएशन के करस्पॉन्डिंग कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो नहीं पता है, वही पता लगाना है इस ऑप्शन में। लेकिन जब 42 डिग्री पर भेजा था तो डेविएशन 44 डिग्री हुआ था, और उस समय एंगल ऑफ इमरजेंस 62 था। ये बात का लॉजिक पकड़ पा रहे हो? 42 पे भेजा, 62 पे निकला, और 44 का डेविएशन हुआ। ऑब्वियसली ये मिनिमम डेविएशन नहीं है, क्योंकि I और E सेम थोड़ी ना, इसमें सेम लग रहा है क्या ये? No, sir. नो नो सर। सर। ये सेम तो नहीं है, ये तो अलग अलग है। तो हमको ये बताना है कि जब मिनिमम डेविएशन 38 डिग्री आ रहा होगा उस समय कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा गया होगा। सर 49। तो ये बताइए कि ये इस समय का फॉर्मूला क्या होगा? ये मिनिमम नहीं है तो इस समय का फॉर्मूला क्या होगा? डेविएशन है जी? सर डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A। I का वैल्यू लिखा 42, E का 62 माइनस A। डेल्टा का वैल्यू कितना दिया है? 44 तो A का वैल्यू कितना आया? 104 नो सर 60 60 A 60 आ गया। अब जब दोबारा लाइट रे भेज रहे होंगे और जब डेविएशन 30 आएगा तो क्या एंगल ऑफ प्रिज्म यानी A का वैल्यू बदल जाएगा? नो सर नो सर। तो जब बताओ मिनिमम डेविएशन को लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे? 2I माइनस A 2I माइनस A। मिनिमम डेविएशन का वैल्यू 38 डिग्री है और 2I माइनस A का वैल्यू 60 डिग्री तब भी रहेगा। अब बताइए क्या आंसर आ गया? 49 डिग्री। 49 समझ गए क्या? यस अच्छा, इस समय एंगल ऑफ इमरजेंस कितना रहा होगा? ये भी 49, वो भी 49। सवाल पढ़ो। A beam of monochromatic light is incident at I equal to 50 on one face of equilateral prism. Equilateral prism मतलब A is equal to 60 हो गया। Angle of emergence is 40 degree. Then angle of minimum deviation is। अच्छा बताओ इस समय का डेविएशन कितना होगा जिस समय 50 पे भेजा और 40 पे निकला? 30। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा? बोलो। सर लेस देन 30। बस और क्या। कितना फालतू सवाल था। इस समय मिनिमम डेविएशन है क्या? नो सर।
कैसे पता नहीं है मिनिमम डेविएशन? सर आई ई के बराबर नहीं है। हाँ समझ गए क्या? जब आई और ई अलग अलग है तो ये वाला डेविएशन तो मिनिमम नहीं हो सकता। तो मतलब ये या तो मतलब ऐसे यू वाला ग्राफ जो बनाया था ये मिनिमम डेविएशन नहीं है। आई का वैल्यू 40 है और ई का वैल्यू 50 है, तो डेविएशन हमने निकाला 30 डिग्री आया है। तो अभी ये डेविएशन अगर 30 है तो ये डेविएशन 30 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। इक्वल हो सकता है क्या? नो सर। इक्वल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तभी वो जो आएगा वही इक्वल हो सकता है, बस एक ही यूनिक वैल्यू है। तो ये 30 से ज्यादा ही है, इसका मतलब डेविएशन मिनिमम, मतलब ये 30 से कम ही है। मिनिमम डेविएशन इज 30 से कम, 30 से लेस देन इक्वल टू भी नहीं बोल सकते। चलिए सवाल सर पढ़ो। एक बार प्रीवियस स्लाइड कीजिए तो। यस सर हो गया। रे इंसिडेंट एट एंगल 53 डिग्री on a prism emerges at an angle 37 degree as shown मैं कर देता हूं। लो यहां पे भेजा 53 डिग्री पे, अंदर से जाके बाहर आया 37 डिग्री पे, बस ऐसे ही 53 डिग्री पे भेजा 37 पे बाहर आ गया। पहला 53 पे भेजा 37 पे बाहर आया। फिर बोल रहा है अब हमने रे को भेजा 50 डिग्री पे, तो बताइए कितने एंगल पे बाहर आ सकता है। पॉसिबल वैल्यूज बताना है। हो सकता है एक सही हो सकता है एक से ज्यादा सही हो, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू बोला है तो मे बी एक से ज्यादा ना हो जाए आंसर। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म को सर हाँ सर बी सी और डी आएगा। बी सी और डी आएगा। बी यस सर। डी। यस सर। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, बी सी और डी आ रहा है क्या। ये बताओ कि अगर हमने 53 डिग्री पर भेजा और 37 पे बाहर निकला और एंगल ऑफ प्रिज्म को ए मान लेते हैं, तो डेविएशन का आंसर क्या आएगा बताओ। 90 माइनस ए। इस समय का आई प्लस ई माइनस ए करा तो 90 माइनस ए आया। आई प्लस ई माइनस ए, 90 माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए यानी 90 माइनस ए। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को 50 ले लिया, यानी 50 लिख लो आई की जगह, ई की जगह ई ही रहने दो। तो बताओ नया डेविएशन क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 50 प्लस ई माइनस है। करेक्ट, 50 प्लस ई माइनस है। अच्छा ये बताओ ये दोनों डेविएशन में कौन सा डेविएशन ज्यादा होगा, या ये 50 डिग्री करने पर डेविएशन कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगा। यस सर ज्यादा हो जाएगा। चलिए एक बार और चेक करते हैं। क्या ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये शेप ग्राफ देखें, ग्राफ, तो पहला वाला रिजल्ट में लिखा 53 एंड 37। अब ये ग्राफ देख के बताओ 53 और 37 किधर आएगा? ऐसे आएगा क्या? इधर 53 लिख दे
और इधर 37 लिख दे क्योंकि एक ही डेविएशन है। ऐसा आ रहा है क्या? करेक्ट है ग्राफ? यस सर। कुछ तो शर्म करो। सर नो सर, 53 रिवर्स पहले होना आ रहा चाहिए है, वैल्यू, बाद में आ रहा है। वैल्यू रिवर्स होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ऐसे दिया है, लेकिन इस ग्राफ में अगर इस सवाल में ये भी लिखा रहता कि 37 पे भेजा और 53 पे निकला तो भी गलत माना जाता क्या? मतलब तब भी यही सवाल हो रहा होता। समझ गए क्या? यहाँ यस सर। 37 लिख दिया और ये 53 लिख दिया। बोल रहा है 53 एंगल पे जब हमने भेजा लाइट रे को तो लाइट रे बाहर आया 37 पे, और डेविएशन दोनों के लिए सेम ही होता है, चाहे 37 भेजो या 53 पे, सेम। ये डेविएशन हो गया पहला। अब अगर बताओ मैं लाइट रे को 53 की जगह 50 पे भेजूं, तो ये जो आंसर आना चाहिए हमारा नया, देखो मैंने इसको टक 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 दिखा गया क्या? आपको दिखा? यस ये सर। 53 से पीछे होगा ना, 50 की आगे होगा सर पीछे होगा। तो अगर मैं 50 से कम पीछे की तरफ जाऊंगा तो डेविएशन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज। सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज। मैंने यही पूछा था आपको कि अगर हम मतलब 53 की जगह 50 भेजें, 50 पे भेजें, तो आप समझो 37 और 53 के बीच में एक गैप है जिसकी वजह से डेविएशन मिनिमम नहीं हुआ। अगर ये गैप कम होता जाएगा तो कभी ना कभी दोनों के वैल्यू इक्वल होंगे, वहां पे जाके मिनिमम डेविएशन आएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि मिनिमम डेविएशन किस एंगल पे आएगा, तो हम कहेंगे वो एंगल 53 से छोटा होना चाहिए लेकिन 37 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। इसका मतलब है 53 से पीछे और 37 से आगे चलने पर जब तक मिनिमम डेविएशन का एंगल नहीं आता, दोनों साइड से ऐसे एंगल इधर से इंक्रीज करो या इधर से डिक्रीज करो तो डेविएशन डिक्रीज करेगा। मिनिमम डेविएशन कहां है हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता ही है कि 53 से पीछे जाएंगे, 53 से 50 की तरफ जाएंगे तो ये 37 से आगे चलेगा, 37 से आगे। तो हमारा जो आंसर है वो 37 से बड़ा आना चाहिए। बात क्लियर है क्या? यस सर। यस। दूसरा, इसके करस्पॉन्डिंग जो डेविएशन आएगा वो पहले वाले डेविएशन से कम होना चाहिए। ये भी समझ गए क्या? यस सर। तो हमने पहले डेविएशन जो निकाला था वो था 53 प्लस 37 माइनस ए, और नया डेविएशन हमें पता नहीं है लेकिन हमने लिख दिया 50 प्लस ई माइनस ए, और ये लिख दिया पहला डेविएशन दूसरे से बड़ा है। तो यहां लिखा 90 माइनस ए इज ग्रेटर देन 50 प्लस ई माइनस ए। माइनस ए हटा दिया तो 90 इज ग्रेटर देन 50 प्लस ई। अब मुझे बताओ ई का वैल्यू क्या आया? सर 40। और इस फोटो में देखने पर ई का वैल्यू क्या आया? सर 37। तो बताइए कौन सा आंसर ठीक है इन चार ऑप्शंस में से? सर डी वाला। डी। डी वाला 40 से छोटा हो गया, ये समझ में आया आपको? ये यस सर। क्योंकि अगर आप 40 लिखेंगे तो इसका डेविएशन भी वही आ जाएगा जो 53 का आया था, और ऐसा नहीं हो सकता कि चार एंगल का डेविएशन सेम हो। दो का सेम हो सकता है, यू शेप का ग्राफ है, दो का सेम हो सकता है, लेकिन चार चार का सेम हो जाए। अभी इसमें 40 रखोगे तो क्या आएगा? 40 रखोगे तो क्या आएगा? ये भी 90 माइनस ए आएगा, इसमें भी 90 माइनस ए। तो दो डेविएशन अलग अलग चार बार हो गए ना, 53, 37, 50, 40। तो एक बार एक डेविएशन एक पेयर के लिए आ गया, फिर वो उसके दूसरे पेयर के लिए सेम डेविएशन नहीं हो सकता, या तो पहले वाले से बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। खेल समझ गए क्या? यस सर। चालाकी समझे कैसे निकाला हमने? यस सर। और ये भी चालाकी समझे कि अगर हम जैसे बड़े एंगल से पीछे जाएं या छोटे एंगल से आगे जाएं तो मिनिमम डेविएशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि डेविएशन डिक्रीज करता है। मिनिमम डेविएशन कहाँ आएगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया कि 53 से 50 जाते हुए मिनिमम डेविएशन अभी नहीं आया है। करेक्ट? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें और कोई ऑप्शन भी आना होता तो क्या और ऑप्शन होता, उसको भी टिक मार सकते थे। यानी 37 से ज्यादा और 40 से कम कोई भी और नंबर लिखा होता, 38.5 लिखा होता, 39 लिखा होता, 39.5 लिखा होता, वो सारे आंसर क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। समझ गए क्या? यस सर।
अभी एक ही ठीक हो रहा है, लेकिन अगर 38, 39 ये ऐसे ऑप्शन होते तो वो भी ठीक हो सकते थे। चलिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, मैं यहां लिख देता हूं, जब आएगा तब आप, ये भी होमवर्क है कर लेना, ये भी होमवर्क है कर लेना। मतलब ये सिंपल सवाल है, इनमें केवल वही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि वही 4 रिलेशंस। ठीक है, अब जरा हेडिंग लिखो थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में ए का वैल्यू वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल का मतलब है लेस देन 10 डिग्री या उससे भी कम, यानी 4-5 डिग्री का ही रखते हैं। ए मतलब ये वाला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इसमें जो लाइट रे भेजेंगे वो ऑलमोस्ट नॉर्मल यानी पैरा एक्सेल रे की तरह है। तो आई, R1 R2 और E ये भी सब स्मॉल रखेंगे, तो I, R1 R2 और E ये सब स्मॉल है। सर हाँ जी सर, इससे पहला वाला एक क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए थे सर, एक डाउट है सर। हाँ सर, इसमें सर ये रिफ्लेक्टिंग एंगल 90 था सर, मतलब सर इससे पहले, इसके बाद वाला सर रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 मतलब कि ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये 90 डिग्री। ठीक है सर। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, पहले स्लाइड में लिखा था हमने। ए बहुत स्मॉल है, लेस देन 10 डिग्री, मतलब 2-4 डिग्री में ही बात हो रही है ना। और ये आई हमने स्मॉल रखा, अगर मैं आई को बहुत स्मॉल रखूंगा ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो R1 का वैल्यू भी स्मॉल होगा, क्योंकि आई और R1 के बीच में स्नेल्स लॉ लगाएंगे, आई से कम हो जाता है R1, तो आई से अगर कम है तो R1 भी वेरी स्मॉल। R1 और R2 का सम A है, A को भी स्मॉल रखा है, तो R1 अगर कम है तो R2 भी कम ही होगा। तो R1 + R2 में R1 हमने कम कर दिया, R2 अपने आप डिक्रीज हो गया A के वैल्यू के वजह से, और R2 छोटा है तो E भी छोटा है। तो हमने लिखा sin I = n sin R1, यानी कि स्मॉल एंगल के लिए n R1 एंड E = n R2। डेविएशन निकाला तो आया I + E - A। ये सबके लिए होता है, लेकिन अब इसमें वैल्यू रख रहे हैं, तो n R1 + n R2 - A। तो डेविएशन n कॉमन लिया, R1 + R2 को A लिख दिया, तो n - 1 × A। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं n लिख रहा हूं, बुक्स में अगर म्यू लिखा हुआ है तो म्यू - 1 × A। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डिविएशन, मतलब डिविएशन थ्रू थिन प्रिज्म। अब थिन प्रिज्म का ये वाला फॉर्मूला ही क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका कारण ये है भाई कि ये फॉर्मूला आसान बहुत है। अब आसानी से हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको डील करने में हमको इजी होएगा। आगे चल के अब हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि अगर व्हाइट लाइट भेज दो किसी ऐसे पतले प्रिज्म की तरफ, तो वो थिन प्रिज्म के लिए हर लाइट रे के कलर के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, तो हर लाइट रे का नेट डेविएशन अलग आएगा। मतलब अगर किसी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो यहाँ 1.5 हो सकता है, दूसरी रे के लिए लाइट रे का, इसका प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 हो तो 1.6 यहाँ रखोगे, किसी के लिए 1.7 है तो 1.7 यहाँ रखोगे। तो आप देखोगे कि लीनियरली हम सीधा बता सकते हैं। वैसे डेविएशन निकालने के लिए I + E - A करना पड़ता था, तो ये स्नेल्स लॉ लगा के साइन थीटा में पहले वैल्यू निकालो, फिर टेढ़े मेढ़े, मतलब समझ रहे हैं, अजीबो गरीब वैल्यू आते हैं, साइन इनवर्स में लिखने पड़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करते तो अच्छे आंसर नहीं आते। लेकिन अगर थिन प्रिज्म का अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो इनको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। तो हमारा कैलकुलेशन इजी रहे, इसलिए जो व्हाइट लाइट यानी डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट है वो थिन प्रिज्म के लिए डिस्कस किया है। आप अगर किसी भी व्हाइट लाइट को ब्रॉड यानी बड़े बड़े एंगल के प्रिज्म में भी डालोगे तो भी वो कलर में स्प्लिट हो जाता है, कलर्स बन जाते हैं, उसके स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग उसको डिस्पर्शन। लाइट रे ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में। तो डिस्पर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड यानी कि मोटे प्रिज्म में भी काम करता है, लेकिन हम उसको स्पेशली थिन प्रिज्म में पढ़ रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो थिन प्रिज्म का ये फॉर्मूला ही एक फॉर्मूला है जिसपे हमें चिपक जाना है, बस यही फॉर्मूला चलता रहेगा।
तो इसमें भी कॉन्सेप्ट की बहुत कमी है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। n-1 इंटू ए, बस एक ही फॉर्मूला है, उसी को लगाए चलो। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल। अब तो आता भी नहीं है, लेकिन 100 साल पहले आता था, तो अब 100 साल पहले भी आया है ना, सारे एग्जाम में एक एक दो बार आ चुका है। तो फॉर्मूला बस याद कर लीजिए, इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत इसमें नहीं है, इसमें ज्यादा खेल भी नहीं है। अभी आप देखिए एक दो फॉर्मूले और मैं बता रहा हूं, बस उस फॉर्मूले को आप याद करके निकल लीजिए। अब इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत सिंपल तो है। इसमें अलग अलग लाइट रे के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिया होगा क्वेश्चन में, आपको गैस नहीं करना। तो किसी का 1.5 दे दिया, किसी का 1.6 दे दिया, बोला बताओ दोनों लाइट रे के बीच में जब बाहर निकलेंगे तो कितना एंगल होगा? तो आप बोलेंगे एक लाइट रे 1.5 माइनस 1 इंटू ए डेविएट हुआ और दूसरा 1.6 माइनस 1 इंटू ए डेविएट हुआ, यानी एक 0.5 ए हो गया, एक 0.6 ए हुआ, दोनों का डिफरेंस लिया 0.1 ए का, दोनों के बीच में एंगल हो गया। समझ गए? इस तरह का सवाल पूछते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन सफर्ड बाय लाइट रे शोन इन द फिगर। ये लाइट रे जा रहा है, 3 डिग्री का प्रिज्म दिखाया गया है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो पहला लाइट रे का डिविएशन बताना है। अब आपको कुछ नहीं, ये कितने एंगल पे टकराया, क्या हुआ, वो सब कुछ नहीं सोचना है ना, सीधा गया ऐसे। तो कितना एंगल डिविएट हुआ, ये पहला वाला है। तो हमारा आंसर हो गया 3/2 माइनस 1 इंटू 3 डिग्री, तो आ गया 3/2 डिग्री, करेक्ट। दूसरा आंसर हो गया 30 डिग्री ना? हाँ जी, अच्छा 3 डिग्री नहीं, हाँ 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री। दूसरे वाले केस में बोल रहा प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, वाटर में रख देंगे तो 3/2 के नीचे 4/3 आ जाएगा। समझ गए क्या? आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाना आता है? यस। ये जो बाहर का मीडियम है, ये मीडियम 4/3 का है, तो 4/3 को 1 कैसे करोगे? डिवाइड। हाँ, तो 4/3 बाहर का मीडियम है, उसको तुम 4/3 से डिवाइड कर दो, तो अंदर के मीडियम को भी 4/3 से डिवाइड कर दो। तो सभी दुनिया को 4/3 से डिवाइड कर दो, तो 4/3 इफेक्टिवली 1 हो जाएगा, और बाकी सारे मीडियम के उसके रिलेटिव इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएंगे। समझ गए? तो ये सॉल्व कर लेना यार है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बोलता हूं, अब इसके आगे स्लाइड नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और आप समझना, एक थिन प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल ए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, इस पे हमने भेजा व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट ऐसे बाहर निकला तो अलग अलग कलर की, यहां पे ही स्प्लिट हो गया था, और यहां से बाहर निकला तो अलग अलग कलर के लाइट में ब्रेक हो चुका है। तो सबसे ज्यादा डिविएट वॉयलेट वाला हुआ है, सबसे कम डिविएट रेड वाला हुआ है, बाकी सारे कलर उसके बीच में। तो इनके बीच में एक एंगल थीटा बन गया, इसी थीटा को एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। ये ऐसे झाड़ू की तरह ओपन हो गया है, समझ गए ना, ऐसे स्पेक्ट्रम की तरह, वो चाइनीज पंखा होता है ना, ऐसे टक थोड़ा सा ओपन कर दिया आपने, सब अलग अलग कलर में। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिस्पर्शन। अब अगर मैं ओरिजिनल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखूं तो वायलेट कलर का लाइट ज्यादा डिविएट हो गया, रेड कलर का लाइट कम डिविएट हो गया। तो थीटा का वैल्यू बोलेंगे वायलेट कलर का लाइट का डिविएशन माइनस रेड कलर के लाइट का डिविएशन। थीटा को बोला NV माइनस 1 इंटू ए माइनस NR माइनस 1 इंटू ए, यानी कि थीटा का आंसर आया NV माइनस NR इंटू ए। ये NV और NR क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ प्रिज्म, लेकिन V मतलब वॉयलेट कलर के लिए, R मतलब रेड कलर के लिए, दोनों आपको दिए रहेंगे। कोई बहुत खुफिया फॉर्मूला नहीं बना दिया है, यही एक चल रहा है N-1 इंटू ए। इसी फॉर्मूले में अलग अलग कलर के लाइट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, तो वो दो अलग अलग डिविएशन निकाल के उनका डिफरेंस ले लोगे तो डिस्पर्शन बोलते हैं इस एंगल को।
एंगल ऑफ डिस्पर्शन, यानी स्पेक्ट्रम कितने एंगल पे खुल रहा है वो एंगल ऑफ डिस्पर्शन हो गया। तो स्पेक्ट्रम का एंगल एक्सट्रीम डिफरेंस के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। यहां पे एक टर्म पहला तो हुआ, दूसरा टर्म इज कॉल्ड मीन डेविएशन। किसी ने बोला यार ये बताओ कि व्हाइट लाइट कितना डेविएट हुआ, ये कैसे पता लगाएंगे? तुम बोलोगे व्हाइट लाइट तो अब रहा ही नहीं, अब तो वायलेट हो गया, रेड हो गया, तो मीन डेविएशन कितना हुआ ये बताओ। ये तो दो एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दें। तो हमने लिखा कि मीन डेविएशन इक्वल टू एन मीन -1 इंटू ए। अब मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए दो ऑप्शंस दुनिया में बनाए गए हैं, एनवी प्लस एनआर बाई 2। एक ऑप्शन तो ये है। देखो आप सवाल समझना, आपको किसी सवाल में दिया है कि एक वॉयलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है और रेड के लिए 1.5 है, तो मीन डेविएशन बताओ। तो तुम कहोगे भाई इससे तो वॉयलेट और रेड का आ जाएगा, मुझे मीन तो पता ही नहीं चलेगा। तो आप मीन डेविएशन के लिए उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज वैल्यू लिख दो। लेकिन एवरेज वैल्यू निकालना ऐसा सीधा नहीं होता, लेकिन ये अजम्पशन है कि वॉयलेट और रेड दोनों एक्सट्रीम कलर्स हैं, उनके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका आधा कर दो, मतलब बीच का नंबर पकड़ लो, मीन वैल्यू मान के उसको फॉर्मूले में यूज कर लो। या फिर अगर सवाल में वैल्यूज अवेलेबल हैं तो येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख के, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो लाइट के लिए लिख के -1 इंटू ए कर दो। येलो लाइट अप्रोक्सीमेटली बीच में चलती है विबग्योर के स्पेक्ट्रम में, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आप मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के सॉल्व कर दीजिए। तो इस स्पेक्ट्रम के बीच में जो येलो है वो पूरे स्पेक्ट्रम का मीन डेविएशन डिपिक्ट करेगा। तो ये दो पॉपुलर हमारे पास तरीके हैं। आपको येलो लाइट का नहीं गिवन है तो आप वॉयलेट और रेड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर येलो लाइट का गिवन है तो वो क्यों गिवन होगा, जबकि इसमें तो येलो का कोई यूज ही नहीं है, तो आप कहेंगे भाई ये मीन के लिए ही दिया होगा, वरना देता ही नहीं। सर सेकंड फॉर्मूला सिर्फ येलो लाइट के लिए यूज करेंगे ना? मीन डेविएशन कैलकुलेट करते समय येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है तो निकालो, मतलब वो यूज कर लो। नहीं गिवन है तो रेड वॉयलेट का तो गिवन होगा ही, क्योंकि ऐसा नहीं कि यही सवाल, ये भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ये पूछा जाएगा फिर ये पूछा जाएगा, दोनों चीजें बहुत लल्लू लल्लू सवाल बनते हैं। तो एक सवाल नहीं बनाते, दो बना दिए कि भाई इसमें मीन डेविएशन का वैल्यू क्या है और डिस्पर्शन एंगल का वैल्यू क्या है, और येलो और रेड और वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, तो दोनों को एक ही रिजल्ट्स की फॉर एनवी एनआर के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तीसरा टर्म समझना, पहला डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ये पहला, दूसरा रिजल्ट मीन डेविएशन, और तीसरा डिस्पर्सिव पावर। अब ये इन्हीं दोनों पहले दो रिजल्ट का रेशियो है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की तरह लिखा, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, ये दोनों का रेशियो ही है। क्या लिखा है ये? एंगल ऑफ डिस्पर्शन एंगल अपॉन मीन डेविएशन। ये जो पहला दो नंबर में जो हमने पढ़ा, बस इन्हीं का रेशियो ले लीजिए तो आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया NV माइनस NR अपॉन NY -1 या N मीन -1, जो भी। अगर हम इसको लिखें तो DN अपॉन N -1। DN आप समझ गए होंगे, DN यानी डेल्टा N अपॉन N -1। जिस स्पेक्ट्रम में हम चल रहे हैं उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस क्या है? डेल्टा N अपॉन NY का मतलब क्या है? मीन वैल्यू माइनस डेल्टा N अपॉन
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फंक्शन बना दिया हुआ है आपको, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dn का वैल्यू आ जाएगा उस फंक्शन से। dn का वैल्यू यहां रख दीजिए और n-1 से डिवाइड कर दीजिए। सर ny को n कैसे लिखें? अरे यार मीन लिख दो ना यार, मतलब देखो ऐसे सर अगर ny मीन है सर ny की सर ny के आगे भी तो बोलो। सर ny क्या बताए थे? ny लिखा है। मैं समझा नहीं सवाल क्या है। सर ny मीन सर ny क्या है? सर ny क्या बताए थे? Okay. कैसे तुम क्या हुआ ये मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करोगे तो मीन डेविएशन आएगा, येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे तो येलो लाइट का डेविएशन आएगा, वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे तो वायलेट लाइट का डेविएशन आएगा, रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे प्रिज्म का तो रेड लाइट का डेविएशन आएगा। दो एक्सट्रीम का डेविएशन का डिफरेंस थीटा है। और येलो लाइट देखो तुम्हारे को मीन डेविएशन के लिए पूछा सवाल, लेकिन मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं, फिर तुम क्या करोगे? कंप्यूटर तोड़ दोगे, दुनिया में आग लगा दोगे कि ये क्या सवाल पूछ रहे बकवास। जब आपने मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ही नहीं तो मीन डेविएशन हम निकाले कैसे? तुम बोल रहे हो वायलेट के लिए 1.6 है और रेड के लिए 1.5 है, तो मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म का इस पूरे पिक्चर में 1.5 है, तो उसका एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले? तो अब यहां पे कुछ जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी ना तुम्हें कि तुम कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। एक यस या तो मीन डेविएशन के लिए मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे। किसी ने बोला मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.516, अब आप कहोगे नहीं हम NV प्लस NR/2 करेंगे। क्यों करोगे भाई, ये तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ही है, जो दिया है वो रख दो। लेकिन अगर नहीं दिया है और येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, बोला कि इस प्रिज्म में येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.555, वो रख दो भाई, उससे सॉल्व कर लो। लेकिन येलो का भी नहीं दिया, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं दिया। अब तीसरा ऑप्शन है, तुमने देखा सवाल में वो येलो नहीं दिया, मीन नहीं दिया, लेकिन वॉयलेट और रेड का दिया, तो तुमने वॉयलेट रेड के बीच का नंबर पकड़ लिया। अब इन 3 में से जो बेस्ट पॉसिबल केस है वो आपको करना है इसी सीक्वेंस में। लेकिन अगर अभी मैंने बोला इसका रेशियो लिखो तो नीचे ny-1 कर दिया। अब तुम कहोगे नहीं सर आपने तो इसमें तो सर मीन लिखवा रहे थे, तो यहाँ तो n मीन लिखो। अरे तो लिख दो यार तुम। नहीं सर फिर आप तो NV प्लस NR/2 भी लिख रहे थे, तो वो लिखो। अरे तो तुम लिखो ना, मैं क्यों लिखूं यार? तुम्हारा 3 पॉसिबल आंसर बना लो ना भाई। तो हाँ ठीक है। इस पे क्या ये सब चीजें खींचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने एक फंक्शन देखा n = a+b/λ², ऐसा कोई फंक्शन बोला कि हमने किसी सिनेरियो में सॉल्व किया और एक फंक्शन कुछ बना दिया, मान लीजिए इससे मिलता जुलता कोई सीरीज बना दी, कोई फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन बना दिया आपको, ये वैसे तो नॉर्मली कॉचीज फॉर्मूला फॉलो करता है, लेकिन उन्होंने कोई और फंक्शन दे दिया n एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा दे दिया। फिर बोला जरा इसका डिस्पर्सिव पावर बताओ, तो आप यहां डिफरेंशिएट कर देंगे तो f डैश लैम्डा d लैम्डा आ जाएगा। कुछ सेंस बना क्या? यस अब d लैम्डा में ये जो डिफरेंस ऑफ लैम्डा है ये पुट कर देंगे, जैसे कि एक बार तुमने वॉयलेट लाइट और रेड लाइट का जो डिफरेंस है 400 से 700 300 नैनोमीटर यहां हमने बिठा दिया और यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शन बना दिए, यहाँ पे रख दिए। तो ऐसे ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा कुछ पूछ लिया, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि भाई ऐसा जो डिफरेंस है ये dn/n-1 के टर्म्स में भी कभी कभी दिखाई देता है किसी किसी बुक में या किसी किसी नोट्स में, तो इसको भी लिख लो। dn का मतलब डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n-1 उसका एवरेज वैल्यू -1। ये 3 रिजल्ट हमें पकड़ने हैं। इस पर बेस्ड एक सवाल मैं चिपका के भेज दूंगा, मतलब पीछे चिपका हुआ है शायद एक सवाल।
नहीं है तो आगे गया। तो मैं आपको एक सवाल इसका भेज दूंगा, एक ही सवाल होता है, एक ही आता है, एक ही बनता है, उसी सवाल में सारे वैल्यूज नहीं दिख रहा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, प्रिज्म में इतना ही है, और जो सारे क्वेश्चंस है ये आपको सॉल्व कर लेने हैं, कुछ भी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। प्रिज्म बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं, क्योंकि थोड़ा कर लेना चाहिए, एक बार सवाल आ ही गया तो इतना ठीक है। इसका नोट्स अभी भेज दूंगा। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आपका नॉर्मल क्लासेस जो होंगे उसमें नॉर्मल टॉपिक जो चल रहा था वो चलता रहेगा। ओके सर। जैसे एक में रिफ्रैक्शन स्लैब के कर रहे थे और दूसरे में हम लोग लेंस कर रहे थे, है ना, तो वो नॉर्मल लेंस और वो कंटिन्यू रहेगा। नमस्कार।